हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सीरीज़ थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कंप्लीट कर रहे थे। गाइस, हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आज हमें क्या करना है, तो आज हमें स्टार्ट करना है नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। भाई, ये प्रोग्राम क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, सब कुछ डिटेल में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। National Wetlands Conservation Program was implemented in the year 1985 to 86। ये जो आपका प्रोग्राम है, पहली बात तो नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये जो हमारे वेटलैंड्स हैं, वो हमने पिछले अपनी वीडियो में देखा था कि वेटलैंड्स हमारे क्या हो रहे हैं, डिग्रेड होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, भाई वो खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत थी कि जो वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं इनको फिर से रिवाइव करें। भाई, इनको जो नुकसान पहुंच रहा है उसको हम रोक सकें, ठीक है, इनको बचा सकें। तो क्या करा गया, नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम लाया गया। वो प्रोग्राम क्या था, नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम चलाया गया। कब लाया गया, 1985 में। ठीक है, इस प्रोग्राम में 115 वेटलैंड्स को मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसने आइडेंटिफाई किया है कि ऐसे ये वेटलैंड्स हैं जिनको बहुत ज़रूरत है कि उनको बचाया जाए। ठीक है, अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो हमारे वेटलैंड्स ख़त्म हो सकते हैं। कितने थे भाई, 115। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है इसकी क्या एम है, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, उनको बचाना है कि भैया अभी जितने खराब हो गए हैं तो हो गए हैं, लेकिन और ज़्यादा उनका डिग्रेडेशन ना हो। ठीक है, जो भी आपकी बेनिफिट्स है वेटलैंड से मिल रहे हैं उनका अच्छी तरीके से यूज़ हो। ठीक है, ऐसा इस तरीके से हम यूज़ करें कि हमारा भी भला हो जाए भाई, लेकिन जो वेटलैंड्स है वो भी हमारे खराब ना हो। ये सारे एम हमारे इस प्रोग्राम में रखे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो पहली चीज़ कि कैसे वेटलैंड्स को मैनेज किया जाएगा, कैसे उनको बचाया जाएगा, उनका कंजर्वेशन कैसे होगा, इस चीज़ के लिए क्या करना है, पॉलिसीज़ लेकर आनी है। दूसरी बात, अब भाई पॉलिसीज़ लाने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, अब हमें कोई भी काम करना होता है तो पैसा तो लगता ही है, राइट। अगर हमें वेटलैंड्स को भी कंजर्व करना है तो हमें पैसा भी चाहिए। तो ये जो कंजर्वेटिव मेजर्स लिए जाएंगे, बचाने के लिए जो काम किए जाएंगे, उसमें जो पैसा लगेगा वो पैसा भी ये प्रोवाइड करेंगे। टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड टू प्रिपेयर एन इन्वेंट्री ऑफ इंडियन वेटलैंड्स। उसके बाद में और क्या ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव है कि आपके जो भी प्रोग्राम इन्होंने दिया है, ठीक है, नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि सिर्फ बातें ही बातें करी गई हैं या फिर कुछ काम भी हुआ है, तो कैसे काम हो रहा है, कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये भी इनको देखना है। उसके बाद में इंडिया के जितने भी वेटलैंड्स हैं उनकी एक इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी है, सारी इंफॉर्मेशन प्रिसाइज करके एक जगह पर प्रिपेयर कर कर रखनी है, ये भी काम इन्हीं का है। उसके बाद में भाई ये करेगा कौन ये सारा काम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करेगी। ठीक है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पूरा कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये गाइडलाइंस देगी, फाइनेंशियल हेल्प देगी, टेक्निकल हेल्प देगी, किसको, आपकी स्टेट गवर्नमेंट को। जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, ठीक है, मैनेजमेंट करेगा, वेटलैंड्स को इम्प्लीमेंट करेगा, वो कौन करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई गाइडलाइंस देना है, टेक्निकल हेल्प करनी है, फाइनेंशियल हेल्प करनी है, पॉलिसीज़ बनानी है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करना है, ये तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन जो आपका मेन फील्ड लेवल पर काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, वही इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी, सारे वेटलैंड्स को मैनेज करेगी। अब हमने अभी देखा था
कि वेटलैंड्स जो है 115 ऐसे वेटलैंड्स हमारे थे जिनको हमें बचाना है। ठीक है, ये हमने देखा था कि हमारे जो प्रोग्राम था नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, उसमें 115 वेटलैंड्स को चुना गया था। लेकिन कैसे चुना गया भाई? ऐसे थोड़ी ना चुन लिया हुआ, कोई तो क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पर उनको चुना गया। तो कैसे क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि भाई ये वेटलैंड जो है ये नेशनल इम्पोर्टेंस का है कि नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। Criteria for identification of wetlands of national importance under National Wetland Conservation Program are same as those prescribed under the Ramsar Convention on Wetlands and are as given below। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो वेटलैंड्स हम इस प्रोग्राम में जिन देख रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंस के हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस की नहीं है, तो वो उसी हमने क्राइटेरिया को चुना है जो क्राइटेरिया हमारा रामसर कन्वेंशन में चुना जाता है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन में जिस क्राइटेरिया से हम देखते हैं कि ये वेटलैंड्स इम्पोर्टेंस के हैं कि नहीं, वही क्राइटेरिया आपका यहाँ भी फॉलो होता है। अब बात आती है कि ठीक है ये वही क्राइटेरिया, अच्छी बात है, लेकिन आखिर है क्या ये क्राइटेरिया? कौन सा क्राइटेरिया है भाई? हमें तो यही नहीं पता है कि रामसर कन्वेंशन में कौन सा क्राइटेरिया है, तो इसका कैसे पता चलेगा? तो अब वो क्राइटेरिया देखते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहली चीज़ है कि ऐसी साइट होनी चाहिए जिसमें आपकी रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई रेयर या फिर कोई यूनिक वेटलैंड टाइप हो। ठीक है, ऐसी साइट जहाँ पर आपका कोई रेयर, यूनिक, रिप्रेजेंटेटिव वेटलैंड हो। ठीक है, इफ इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव, रेयर or unique example of a natural or near natural wetland type found within the appropriate biogeographic region। मतलब क्या? अगर उस एरिया में, उस साइट पर कोई ऐसा आपका वेटलैंड मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा यूनिक है या फिर रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस एरिया को हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये वेटलैंड एरिया जो है वो आपका नेशनल इम्पोर्टेंस का है। अब दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है? दूसरा क्राइटेरिया है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, कि भाई उस वेटलैंड में कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं, कौन सी इकोलॉजिकल कम्युनिटीज पाई जाती हैं, इस बेसिस पर उसको हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। अगर वो जो वेटलैंड है आपका, वहाँ पर कोई वल्नरेबल, कोई इंडेंजर्ड, कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसी पाई जाती है, तब हम उसको बोलेंगे कि भाई ये आपका वेटलैंड है, ये कैसा है, ये वेटलैंड आपका नेशनल इम्पोर्टेंस का है। दूसरी चीज़, अगर ये सपोर्ट करता है कोई भी ऐसे प्लांट को या फिर कोई ऐसे एनिमल की स्पीसी हो जो कि वहाँ के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मतलब क्या कि उस एरिया में ऐसी प्लांट स्पीसी मिलती है या फिर ऐसी एनिमल स्पीसी मिलती है जो कि ज़रूरी है उस एरिया की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, तब भी हम उसको बोल देंगे कि ये वेटलैंड आपका कैसा है, ये वेटलैंड आपका नेशनल इम्पोर्टेंस का है। नेक्स्ट क्राइटेरिया, अगर ये सपोर्ट करता है कोई ऐसी प्लांट की स्पीसी को या फिर एनिमल स्पीसी को जो कि क्रिटिकल स्टेज पर है अपनी लाइफ साइकिल की, या फिर एडवर्स कंडीशन में वो किसी को भी रेफ्यूजी प्रोवाइड करती है, तब भी हम बोलेंगे कि ये वेटलैंड आपका कैसा है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और क्राइटेरिया है, ऐसा क्राइटेरिया जो कि वाटर में रहने वाली वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी वेटलैंड में रेगुलरली 20,000 या फिर 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स मिलती हैं, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, आपका नेशनल इम्पोर्टेंस का वेटलैंड है। या फिर क्या हो कि किसी भी स्पीसी की पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 1% पॉपुलेशन वहाँ पर मिलती हो,
तब भी वो वेटलैंड नेशनल इम्पोर्टेंस का होता है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन फिश। अब क्या है, अब फिश जो है उसके बेसिस पर भी हम इसको नेशनल इम्पोर्टेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। कैसे, अगर ये सपोर्ट करता है इंडिजीनियस फिश सब स्पीसी को, उसकी स्पीसी को, या फिर फैमिली को, या फिर लाइफ हिस्ट्री को, ठीक है, इंडिजीनियस है जो कि आपकी ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन करने में ज़रूरी है, तब भी ये हो जाएगा नेशनल इम्पोर्टेंस का वेटलैंड। या फिर कोई भी ऐसा वेटलैंड है जो कि जो फिशेस है या फिर कोई भी और स्पीसी है जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है, उसका खाना प्रोवाइड कर दे या फिर माइग्रेशन के पाथ में पड़ता हो, तब भी वो आपका रहता है नेशनल इम्पोर्टेंस का वेटलैंड। फिर है कि आपका एक और क्राइटेरिया है वाटर या लाइफ या फिर कल्चर के बेसिस पर, उसको हम आगे की स्लाइड में भी देखने वाले हैं। इफ इट is an important source of food and water resource, increased possibilities for recreation and ecotourism, improved scenic values, educational opportunities, कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। मतलब वही आपका कि कोई रिलीजियस साइट हो गई, कहीं पर टूरिज्म प्रोवाइड करा जा रहा है, रिक्रिएशन है, या फिर फूड का रिसोर्स है, वाटर का रिसोर्स है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिलती है, बहुत ब्यूटीफुल वहाँ पर सीन है, तब ये भी आपका नेशनल इम्पोर्टेंस का हो जाएगा वेटलैंड। अब बात करते हैं एक नए प्रोग्राम की। प्रोग्राम हमारा है आपका रामसर कन्वेंशन। और रामसर कन्वेंशन की जब बात आती है तब उसमें एक नाम हम सुनते हैं एक रिकॉर्ड का। कौन सा रिकॉर्ड? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। क्या होता है ये, चलो देख लेते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज द प्रिंसिपल टूल अंडर द रामसर कन्वेंशन, is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance। ये क्या है? ये एक रजिस्टर होता है जिसमें आपकी जितनी भी ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, वो सारे वेटलैंड्स की लिस्ट इसमें बनाई जाती है। ठीक है, इट हाईलाइट्स दोज साइट्स वेयर adverse changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur as a result of technological developments, ठीक है, pollution or human interference, and which are therefore in need of priority conservation attention। मतलब ये वो साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, उन साइट्स को ये अपनी लिस्ट में ऐड करता है जिन पर क्या हो रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, या फिर पड़ा था, या फिर पड़ने वाला है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, या फिर हमारी हरकतों की वजह से, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, और उन्हें बहुत ज़रूरत है कि उनको बचाया जाए। ठीक है, रामसर लिस्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है आर एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी साइट्स फॉर पॉजिटिव नेशनल एंड इंटरनेशनल कंजर्वेशन अटेंशन। मतलब क्या कि इसमें क्या करा जाता है, हम ऐसे साइट्स जिनको ज़रूरत है हमारी, जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है, उनको हम ऐड कर देते हैं। भाई क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? जिससे कि पता चले कि भाई नेशनल और इंटरनेशनल कंजर्वेशन की ज़रूरत है, उनको अटेंशन मिल सके कि भाई ये आपके जो वेटलैंड्स हैं ये ख़राब हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इनको बचाइए। तो ये अटेंशन लाने के लिए ये किया जाता है। साइट्स को अब एक बार क्या ऐड कर दिए तो हम हटा नहीं सकते क्या लाइफ में कभी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो साइट्स हमने ऐड की हैं हम चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। इनफैक्ट हमारी कुछ साइट्स जो हैं ऐड होने के बाद में इम्प्रूव होकर हटी भी हैं। कौन सी हैं आगे देखेंगे। जो साइट्स हैं इनको लेकिन कैसे हटाएंगे? इनको जो कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज हैं, ठीक है, उनसे अप्रूवल लिया जाएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी पार्टीज, जैसे कि कोई आपकी बॉडी हो गई, कोई आपकी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, तो वो जब अप्रूवल दे देंगी तब क्या करेंगे, उनको हम हटा भी सकते हैं। कौन कौन सी हमारी कौन सी साइट्स हैं जो कि इसमें है
और जिसमें लिस्ट में इंक्लूड हुई हैं या फिर हुई थी। चिलिका लेक उड़ीसा में है, वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 1993 में आ गई थी, ठीक है, 1993 बहुत पहले वो उसमें इंक्लूड की गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्टेशन हो गया था, ठीक है, लेक का जो माउथ है वो बंद हो रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत इसमें इकट्ठी हो गई थी। लेकिन हमने सुधार किया भाई, सुधार करने के बाद 2002 में हमारी चिलिका लेक कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई कि हमने इसको वहाँ से हटवा दिया भाई। हमारी ये इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई कि इसको कंजर्वेशन की अब ज़रूरत नहीं थी और लिस्ट से इसको हटा दिया गया। इनफैक्ट हमें एक अवार्ड भी मिला था। ये जो हमने इसमें इम्प्रूवमेंट किया, अपनी चिलिका लेक को डेवलप किया, हमने कहा ना अवार्ड मिला। कौन सा मिला था अवार्ड? रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड 2002 का, ठीक है। तो क्या करा गया, हम पहले फेल हो गए थे, ऐसे समझ लो फेल हो गए थे, लेकिन उसके बाद में हमें ऐसा जुनून आया कि ना केवल हम पास हुए बल्कि हमने टॉप किया, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। फिलहाल क्या है, 1993 में एक और आपकी लेक जिसको इंक्लूड किया गया वो है लोकटक लेक। कहाँ है ये? मणिपुर में है, ठीक है। क्या हुआ था, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, ठीक है। जो यहाँ पर वाटर हायसिंथ आपका न्यूज़ में काफ़ी रहता है, वो काफ़ी यहाँ पर था, पोल्यूशन था, इसकी वजह से इसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये अभी भी है, बनी हुई है वहाँ पर। द construction of a hydroelectric power plant has caused the local extinction of several native fish species. कलादेव का नेशनल पार्क जो राजस्थान में है वो 1990 में इंक्लूड हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी हो गई थी, अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग हो रही थी, जिसकी वजह से ये डिग्रेड होने लगी थी और इसको भी ऐड कर दिया था इस लिस्ट में। इन्वेजिव ग्रास पास्पालम डिस्टिचुम, ये जो पास्पालम डिस्टिचुम है इसने भी इस एरिया में ये इंक्लूड हो गई थी, ग्रो हो रही थी, जिससे कि पानी जो है वो खराब हो रहा था। साइबेरियन क्रेन है और बहुत सारी वाटर बर्ड, उनके लिए यहाँ की जो हैबिटेट था वो सूटेबल नहीं रहा था। फिलहाल बात की जाए कि इस टाइम पर कौन कौन सी आपकी जो वाटर बॉडीज हैं जो इसमें इंक्लूडेड है, तो है लोकटक लेक जो कि 1993 में इंक्लूड की गई थी, दूसरी है कालादेव नेशनल पार्क, ये दोनों अभी भी इस लिस्ट में बनी हुई है। अब बात करते हैं इंडिया का फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है। तो इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड लेक है आपकी नेक नामपुर लेक। ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है और लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है, ठीक है। ये क्या है? ये वर्क करती है किस बेसिस पर? हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक पर, ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स क्या करता है? हाइड्रोफोनिक्स में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट की हेल्प से पानी में ग्रो होते हैं भाई, पानी में, ठीक है, मिट्टी पर ग्रो नहीं होते। जैसे कि अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो आपने मनी प्लांट को लगाया होगा पानी में, ठीक है, तो वो पानी में ग्रो हो जाता है ना मनी प्लांट, तो वो हम क्या कर रहे हैं उसमें? हाइड्रोफोनिक्स कर रहे हैं। मतलब क्या? विदाउट द हेल्प ऑफ सॉइल हम क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। कौन सी मीडियम में? वाटर में, ठीक है। A floating island unit is essentially a platform designed using styrofoam, bamboo, gunny wax, coir, and it performs the function of a wetland. तो ये कैसा होता है आपका फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड? तो ये हम इस फोटो में देख रहे हैं, यही जो आपको ये ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, वुडन लग रहे हैं, तो यही है आपका नेक नामपुर लेक को। देख लीजिए कैसा है। सो गाइस, यहीं पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एस्चुरी इकोसिस्टम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि कल आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो एस्चुरी इकोसिस्टम की वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत की तुरंत जैसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको बड़ा बड़ा नॉलेज ट्रेजर हंटर्स टाइप ना करना पड़े। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एस्चुरी इकोसिस्टम के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।